देखो भाई, ये जो प्रोग्राम बनाया था, ये एक नॉर्मल सा सीधा सा सिस्टम आउट प्रिंट करके एक वेलकम मैसेज दिया था। और अब मैं जो प्रोग्राम बना रहा हूँ, एक सबसे पहले एक सीधा सा प्रोग्राम बना रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। मुझे एक रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करना है। तो उस प्रोग्राम को कैसे बनाओगे जावा के अंदर? यहाँ आते हैं हम। हमारी क्लास तो रहेगी, जो भी आप रखना चाहो। एक काम करते हैं, नया प्रोग्राम ही लेते हैं। जब एक नया प्रोग्राम बना रहे हैं तो इसके अंदर हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, क्लास, ठीक है, एरिया। एरिया में ये इसके कर्ली ब्रैकेट ब्लॉक बन गया। यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ब्रैकेट, इसके अंदर स्ट्रिंग args, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया, इसका ब्लॉक आ जाएगा। इस ब्लॉक को बनाने के बाद अब मुझे क्या चाहिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए वैल्यू जो हमें चाहिए वो किस टाइप की चाहिए, डबल टाइप की। हमारी जो वैल्यू आएंगी वो कैसी आएंगी, वो वैल्यू रहेंगी डबल टाइप की। तो फ्लोट भी ले सकते हो आप, डबल लेकिन जावा के अंदर ज़्यादा यूज किया जाता है, तो मैं डबल ही लेके चल रहा हूँ। तो यहाँ हमने डबल एल, बी और एआर, ये तीन वेरिएबल ले लिया लेंथ विड्थ और एरिया के लिए। अब मैंने क्या किया, एल इक्वल्स टू, ये जो एल इक्वल्स टू है इसके अंदर कोई वैल्यू फिक्स कर दी। पहले हम वैल्यूज को फिक्स कर रहे हैं, फिर यूजर से इनपुट कराने की बात करेंगे कि यूजर किस टाइप से इनपुट कराएगा इसके अंदर वैल्यूज को। मैंने ये दे लिया 34L, बी इक्वल्स टू कुछ भी दे लेते हैं, 8 दे लिया चलो, और फिर एरिया इक्वल्स टू एल इंटू बी कर दिया। और इसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसके लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यहाँ आते हैं, एरिया ऑफ जी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल, आवाज आ रही है ना सबको? हेलो, अब आ रही है। सर आप नोटपैड में बता रहे हो? ठीक है, हाँ अभी नोटपैड में करा रहा हूँ, बाद में बस एक दो दिन नोटपैड में कराऊंगा। और आप लोग भी नोटपैड में ही करना। अभी नोटपैड में करोगे तो ये सिंटेक्सेस याद हो जाएंगे, बाद में हम आईडी को यूज करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल जो करोगे वो नोटपैड नहीं करना, ठीक है? तो अभी जो करना है नोटपैड के अंदर ही करना है। ये आवाजें आ रही हैं भाई। चलो, तो ये मैंने एरिया कैलकुलेट करने के लिए मैसेज दे दिया, और मैसेज देने के बाद ये प्रोग्राम हमारा बन गया। इसको सेव करते हैं। फिलहाल मैं डेस्कटॉप पे ही सेव कर दे रहा हूँ। तो डेस्कटॉप पे मैंने एरिया डॉट जावा नाम से फाइल सेव कर दी। रन कराने के लिए CMD को स्टार्ट किया। CMD में आने के बाद हम कहाँ जाएंगे, डेस्कटॉप पे। तो CD डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे हमने जावा सी के बाद अपनी जो फाइल है एरिया, एरिया डॉट जावा एंटर करोगे तो ये एरर है तो बताएगा, एरर नहीं है तो इस समय कंपाइल हो चुकी है फाइल। और इसके बाद फिर आप क्या कर रहे हो, जावा स्पेस जो क्लास फाइल का नाम है, तो क्लास फाइल का नाम भी एरिया ही रखा है हम लोगों ने, एंटर करो। क्लास, ये जो क्लास का नाम है एरिया, क्लास का नाम रखा है, तो जावा के बाद एरिया, जैसे आप इसे रन कराते हो ये आपको रिजल्ट मिल गया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो। सर नहीं सर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें एक वैल्यू इनपुट करानी है यूजर से, क्योंकि ये जो 8 और 34 मैंने स्टोर करके रखा हुआ है ये तो वैल्यू फिक्स हो गई। अब वैल्यू अगर हम फिक्स करेंगे तो ये एक अच्छा तरीका नहीं है। हमें रन टाइम में यूजर से वैल्यू इनपुट करवानी है। ये हमने जो फिक्स कर दी है पहले से, कंपाइल टाइम पे ही वैल्यू स्टोर करके रखी हुई है, इसकी जगह हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यूजर से वैल्यू इनपुट करानी है, और वो भी कब इनपुट करानी है, रन टाइम पे। तो उसके लिए क्या करोगे, उसके लिए यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है पैकेजेस का। जो ये फंक्शंस होते हैं, जैसे हम सी यूज करते थे तो स्कैनएफ फंक्शन था। ये स्कैनएफ फंक्शन तो खुद ब खुद काम करता था, पहले से प्री डिफाइंड था, हमें बना हुआ मिला था लाइब्रेरी में, हम उसे डायरेक्ट यूज करते थे। प्रिंट कराने के लिए प्रिंट टाइम मिलता था, यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ये जो मिल रहा है आपको ये पहले से मिल रहा है, बना हुआ मिल रहा है लाइब्रेरी में से।
तो आप उस फंक्शन को यूज कर लो। ऐसे इनपुट कराने के लिए आपको यहाँ पे लाइब्रेरी में ही फंक्शन मिलते हैं, लेकिन उस लाइब्रेरी को यूज कैसे करोगे? तो यहाँ जावा के अंदर एक कॉन्सेप्ट है पैकेजेस का। जावा के अंदर आपको जो लाइब्रेरी दी गई है, उस लाइब्रेरी के अंदर कुछ पैकेज बने हुए दिए गए हैं। ध्यान से समझना इस चीज को। जो पैकेजेस हैं, ये पैकेज क्या होता है? ये ग्रुप होता है। एक ग्रुप है, एक कलेक्शन है क्लासेस का, फंक्शंस, मेथड्स का। तो ये ग्रुप है, इसके अंदर बहुत सारे मेथड्स मिलेंगे आपको, और वो मेथड डायरेक्ट नहीं मिल रहे हमें, वो मेथड मिल रहे हैं क्लास के अंदर। और क्लास जो बनी हुई है वो बनी हुई है पैकेज के अंदर। सबसे पहले क्या है, सबसे बड़ा ग्रुप जो है वो पैकेज है। पैकेज के बाद बात आती है क्लासेस की। क्लासेस के अंदर हमें मिलते हैं फंक्शंस, ये जो मेथड्स हैं। अब हमें कोई मेथड यूज करना है, जैसे स्कैनर फंक्शन था उधर, उसी टाइप से यहाँ पे आपको रीड लाइन मेथड मिलेगा। रीड लाइन, देखो दो तरीके होते हैं यहाँ पे, दो अलग अलग पैकेज है जिनके थ्रू आप वैल्यूज को इनपुट करा सकते हो। तो हम पहले पैकेज की बात कर रहे हैं, आईओ पैकेज, इनपुट आउटपुट पैकेज। तो आपको करना क्या होगा अपने प्रोग्राम में, जो आप यहाँ स्टार्टिंग करोगे, यहाँ लिखोगे इंपोर्ट। ये इंपोर्ट एक कीवर्ड है, और ये इंपोर्ट क्या करता है, ये इंपोर्ट आपकी जो लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी के अगर किसी भी पैकेज को जिसकी आपको जरूरत है, उस पैकेज को अपने प्रोग्राम में अगर इंक्लूड कराना है, प्रोग्राम के अंदर लेके आना है, तो आप इंपोर्ट स्टेटमेंट यूज करते हो। जैसे हम सी के अंदर इंक्लूड यूज किया करते थे। मैं सी का रेफरेंस बार बार इसीलिए ले रहा हूँ, आप सबको सी कर चुके हो, सी पढ़ी हुई है सबने, तो थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा। तो हम इंक्लूड लिया करते थे, उसी टाइप से यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंपोर्ट। और इंपोर्ट के बाद लिखते हैं जावा डॉट। जावा के बाद यहाँ पे आप पैकेज का नाम बताओगे। पैकेज हमारा क्या है, आईओ डॉट एस। इंपोर्ट जावा डॉट आईओ डॉट एस, ये हम लेके चलेंगे। तो इंपोर्ट जावा डॉट आईओ डॉट एस के लिए हमने सेमीकोलन लगाया। ये तो हमारा पैकेज आ गया। अब जब ये पैकेज आ गया है तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ होगे। कुछ पैकेज ऐसे होते हैं जो डायनेमिकली लिंक हो जाते हैं, जैसे लैंग्वेज पैकेज है। कुछ ऐसे पैकेज हैं जिनको आपको इंपोर्ट कराना पड़ता है, तो यहाँ पे हमने इनपुट आउटपुट को इंपोर्ट करा दिया। ये पैकेज हम बाद में खुद के बनाने भी सीखेंगे, लेकिन वो बात की बात है, अभी नहीं। अभी दूसरा ही दिन है, अभी सिर्फ आपको इतना समझना है कि वैल्यू इनपुट कैसे कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्लास बना दी। क्लास ये थी हमारी, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन किया। इसके बाद जो लास्ट यहाँ आ रहे हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे थ्रो आईओ एक्सेप्शन। ध्यान रहे, आईओ ई 3 कैरेक्टर कैपिटल, आईओ एक्सेप्शन लिखोगे। इसके बाद इधर आते हो, आपने वेरिएबल बना लिए हैं, ये ठीक है। वेरिएबल बनाने के बाद, या वेरिएबल बनाने से पहले भी, इस ब्लॉक में आपको करना क्या है भाई, जो ये पैकेज है, अभी आपको बताया मैंने स्टार्टिंग में ही कि जो पैकेज होता है, उस पैकेज के अंदर आपको मिलती हैं क्लासेस, और क्लासेस के अंदर आपको मिलते हैं मेथड्स। अब आपको कोई मेथड यूज करना है, तो हमें जो इनपुट आउटपुट पैकेज है, इसके अंदर एक क्लास मिलती है बफर्ड रीडर। क्लास का नाम है बफर्ड रीडर। और उसके बाद उसके अंदर जो मेथड मिलता है, वो मिलता है हमें रीड लाइन, ठीक है। तो हमें करना क्या है, हमें उस रीड लाइन मेथड को यूज करना है। लेकिन रीड लाइन मेथड को आप डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। जो आपकी क्लास है, उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, देन ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद फिर आप उस मेथड को यूज कर सकते हो। तो ये जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपको डेटा हाइडिंग का कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करती है सिक्योरिटी के पर्पज से। तो जो डेटा हाइडिंग है, इसका मतलब क्या है कि हर चीज को हर कोई यूज नहीं कर सकता, वही यूज कर सकता है जो उससे रिलेटेड है। और इससे रिलेशन का मतलब क्या है यहाँ पे, जैसे अगर किसी भी क्लास को, किसी क्लास के मेथड को यूज करना है, तो उसके लिए आपको उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अगर हम प्रैक्टिकल एक रियल लाइफ के एग्जांपल की बात करें, तो जैसे मान लो, जैसे हमारे बैच में करण है। अब अगर करण है और करण का घर एक क्लास है, और करण के घर में जो चीजें पड़ी हुई हैं, वो सब मेथड्स बोल सकते हैं हम उनको, मेंबर्स हैं। करण के यहाँ बहुत सारी चीजें होंगी, उनमें से एक चीज एक्टिवा है। अब मुझे वो एक्टिवा के यूज करना है, अगर मुझे उस एक्टिवा की जरूरत है, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसके घर जाऊंगा। घर पूरा एक क्लास है, और क्लास के अंदर अगर मुझे उस एक्टिवा को यूज करना है, तो मैं किसकी हेल्प से यूज कर सकता हूँ, करण से बोलूंगा कि भैया मुझे जरा जाना है, मुझे अपनी एक्टिवा की चाबी दे दो। तो करण मेरे लिए क्या, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, मैं डायरेक्ट यूज नहीं कर पा रहा।
अगर मैं डायरेक्ट यूज कर सकता तब तो कोई भी उसके घर के सामान को उठा के ले जाएगा, कि कोई भी डायरेक्ट यूज कर सकता है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ये कहती है कि आप जो भी आपका डेटा है उस सबको एक ग्रुप बना दो और उस ग्रुप को नाम दे दो क्लास। ठीक है, वो क्लास हो गई। हम सबके अपने अपने घर हैं, अर्जुन का घर, करण का घर, राम का घर, और उनके अंदर डेटा पड़ा हुआ है। अब वो अगर आपको यूज करना है तो उसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? ऑब्जेक्ट की। मैं समझता हूँ बात समझ में आ गई होगी कि जो क्लास होती है उस क्लास के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उनको यूज हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, उनको यूज हम किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा देन आप उस ऑब्जेक्ट के थ्रू उसके मेथड को यूज कर सकते हो। तो हम क्या कर रहे हैं, देखो हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, लेकिन क्लास कौन सी है? तो क्लास कौन सी है? यहाँ पे इनपुट आउटपुट जो पैकेज है इसके अंदर बहुत सारी क्लासेस होती हैं। मैंने जो यहाँ डॉट के बाद एस्ट्रिक लगाया है, ये इस एस्ट्रिक का मतलब ये है कि मैं इनपुट आउटपुट पैकेज के अंदर जितनी भी क्लासेस है उन सारी की सारी क्लासेस को यूज कर सकता हूँ जिसकी मुझे जरूरत है। और अगर आप चाहते हो कि भाई मुझे तो एक ही क्लास यूज करनी है, बाकी सारी क्लासेस यूज ही नहीं करनी, तो ऐसे केस में बफर सिर्फ क्लास का नाम लिख दो, बी कैपिटल है, यू स्मॉल है। तो एक तरीका तो ये है कि इनपुट आउटपुट के बाद ही आप क्लास का नाम बता दोगे। आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सी क्लास इस पैकेज के अंदर आती है, तो उस क्लास को आप यहाँ लिख सकते हो। दूसरा तरीका क्या है कि आप यहाँ पे एस्ट्रिक लगा दो, सिंपली एस्ट्रिक लगा दिया। इधर आते हैं और यहाँ पे अब आपको जो क्लास यूज करनी है, यहाँ तो बफर रीडर लिखा है तब भी आपको ऑब्जेक्ट बनाना है, एस्ट्रिक लिखा है तब भी आपको ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट तो बनाना ही है क्लास का। ये मत समझना कि बफर रीडर ऊपर लिख दिया तो हमें नीचे ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट तो बनाना ही पड़ेगा। बगैर ऑब्जेक्ट के आप इस क्लास को यूज नहीं कर सकते। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, कल भी मैं बात कर रहा था कि पब्लिक स्टैटिक और इन सब के बारे में हमें बात करनी है, लेकिन अभी नहीं। अभी पहले मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा प्रोग्रामिंग करना आ जाए, थोड़ा इसके फेमिलियर हो जाए, उसके बाद फिर हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वगैरह इन सारी की सारी चीजों की। अभी तो क्योंकि सी पड़ी हुई है तो मैं बस इतना कर रहा हूँ कि आपको प्रोग्राम लिखने का तरीका पता लग जाए, आप प्रोग्राम लिख पाओ। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कैसे बनाओगे? बफर्ड रीडर क्लास का नाम। ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका होता है, सबसे पहले आप क्लास बताओगे कि भाई कौन सी क्लास का आपको ऑब्जेक्ट बनाना है। इसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम। ऑब्जेक्ट का नाम यूजर डिफाइंड होता है, जिस टाइप से वेरिएबल के नाम रखते हो उसी टाइप से यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी रख सकते हो, लेकिन बफर रीडर के लिए एक ऑब्जेक्ट का नाम रख लेते हैं हम बी आर। आप कुछ भी रखो जो आपको अच्छा लगे। बफर रीडर है इसलिए बी आर, बी आर से क्लियर हो जाता है कि ये बफर रीडर का ऑब्जेक्ट होगा। बाकी मैं इसका नाम बफर रीडर एबीसी रख दूं या कुछ भी रख दूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप जैसे चाहो रखो। इक्वल्स टू, इक्वल्स टू के बाद सबसे पहले क्लास का नाम बताया, फिर ऑब्जेक्ट का नाम बताया। इक्वल्स टू के बाद न्यू। न्यू ये मेमोरी एलोकेट कराने की बात करता है, तो अभी फिलहाल आपको न्यू रखना है। सिर्फ मेमोरी एलोकेशन क्या होती है देखेंगे। तो न्यू आया और न्यू के बाद फिर से आप क्लास का नाम बताओगे, बफर्ड रीडर, ब्रैकेट स्टार्ट करोगे। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद अब आपको लिखना है यहाँ पे फिर से एक बार न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर ब्रैकेट सिस्टम डॉट इन, इतना कोड लिखोगे आप। ठीक है जी। तो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया बफर रीडर का। यहाँ पे आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई कि ये बफर रीडर क्लास का नाम है, बी आर ऑब्जेक्ट का नाम है, आप कुछ भी रख सकते हो। न्यू डायनेमिक मेमोरी एलोकेट कराने के लिए होता है, और न्यू के बाद आप बताते हो बफर रीडर ये क्लास का नाम है, आप ये बताते हो कि कौन सी क्लास के लिए मेमोरी एलोकेट करानी है। तो न्यू ये देखता है कि भाई बफर रीडर लिखा हुआ आ रहा है तो इस क्लास के अंदर जितने भी मेंबर हैं उन सबके लिए मेमोरी डायनेमिकली एलोकेट करा देगा। इसके साथ साथ हमने यहाँ क्या बताया, न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर। तो दो तरह की स्ट्रीम्स होती हैं जावा के अंदर, इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? इनपुट स्ट्रीम। हमें डेटा इनपुट कराना है, हमें डेटा कीबोर्ड से इनपुट कराना है और उसको स्टोर कराना है किसी वेरिएबल के अंदर। तो हम क्या लिख रहे हैं? न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर। बाकी जब हम फाइल हैंडलिंग जावा के अंदर पढ़ेंगे तब आपको इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम समझ में आएंगी। तो ये इनपुट स्ट्रीम रीडर क्या है, नाम से समझ में आ रहा होगा, ये स्ट्रीम है डेटा को इनपुट कराने के लिए, ये रीड करने की बात करती है। तो इनपुट स्ट्रीम रीडर हमने लगाया और उसके बाद सिस्टम डॉट इन, हम इसको एनोनिमस ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। ये न्यू, न्यू के बाद क्लास का नाम और उसके बाद हम रेफरेंस दे रहे हैं सिस्टम का, सिस्टम डॉट इन, सिस्टम से इनपुट कराना है हमें इसको। तो ये लाइन हमेशा इसी टाइप से रहेगी, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होता। जब भी आप बफर रीडर को यूज करोगे ये लाइन इसी टाइप से लिखनी है, इसमें और कुछ चेंज नहीं है। ठीक है, अब हम यहाँ आते हैं, अब हमें वैल्यू इनपुट करानी है। अब हम यूजर से वैल्यू इनपुट करवा सकते हैं। इधर आए, यहाँ हमने पहले क्या दिया,
सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और एक मैसेज दिया भाई एंटर लेंथ एंड लेंथ ऑफ ब्रेथ इनपुट करवा रहे हैं। इधर आओगे तो ये मैसेज आ गया। अब आप क्या कर रहे हो, आपको एल में वैल्यू इनपुट करानी है और बी में वैल्यू इनपुट करानी है। तो जैसे वहाँ स्कैनएफ होता था, यहाँ पे क्या फंक्शन था अभी बताया आपको, रीड लाइन। तो हम रीड लाइन मेथड किस क्लास का था, बफर रीडर क्लास का, लेकिन हम उसे डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। ये अभी बात करी थी मैंने, ऑब्जेक्ट के थ्रू आप उसे यूज कर सकते हो। तो आप क्या लिखोगे, बी आर डॉट रीड लाइन, लाइन का एल कैपिटल रहेगा, रीड फंक्शन का नाम हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। ये कल भी बताया था कि क्लास का नाम कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, फंक्शन का नाम मेथड का नाम स्मॉल से स्टार्ट होता है। तो हमने स्टार्ट कर दिया और रीड लाइन दो वर्ड से मिलके बनाया तो एल हमने यहाँ कैपिटल कर दिया। इसको हम बोलते हैं कैमल केस। तो जावा जो है वो कैमल केस पे काम करती है। जब भी दो वर्ड तीन वर्ड से मिलके कुछ भी बनेगा तो हर वर्ड का पहला लेटर आप क्या करोगे, कैपिटल आपको रखना पड़ेगा। तो ये चीज आप ध्यान रखोगे, सर हर ठीक है। चीज में होता है ना ठीक है, ये कैपिटल लेटर वाला सिस्टम, हाँ ये ऑब्जेक्ट या वो बिल्कुल वेरिएबल? बिल्कुल, ठीक है। हाँ ये सब में रहेगा। ये कर लिया। अब हमने यहाँ पे बी आर डॉट रीड लाइन कर दिया और यहाँ पे भी बी इक्वल्स टू बी आर डॉट रीड लाइन। ये जो मेथड है रीड लाइन, ये मेथड क्या करेगा भाई, ये रीड लाइन मेथड यूजर से वैल्यू को इनपुट कराएगा। अगर मैं इस प्रोग्राम को ऐसे ही रन कराऊं तो एक प्रॉब्लम आएगी, देखो चलो कराते हैं। सर इसमें डेटा टाइप नहीं लिखेंगे क्या? डेटा टाइप ये है तो डबल एल बी यार। अभी ले, मैंने अभी क्या बोला, इसमें एक दिक्कत आएगी, अभी एक मिनट रुक जा, मैं खत्म कर लूँ अपना, ठीक है, उसके बाद फिर बात करते हैं। जावा सी एरिया डॉट जावा पे आए, रन किया, देखो क्या कोई एरर है, तो देखो यहाँ पे एरर आ रहा है। एरर को ध्यान से देखो, क्या एरर आया, तो यहाँ पे इनकॉम्पिटेबल टाइप। इनकॉम्पिटेबल टाइप से मतलब क्या है, स्ट्रिंग कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू डबल। रीड लाइन मेथड पे एरर दे रहा है, दोनों एरर इस रीड लाइन मेथड के हैं। तो यहाँ देखो ये जो रीड लाइन मेथड है, ये रीड लाइन मेथड करता क्या है, ये यूजर से वैल्यू को इनपुट कराता है, लेकिन किस टाइप की वैल्यू इनपुट कराएगा, स्ट्रिंग टाइप की। मतलब ये टेक्स्ट इनपुट करवाता है, आप कोई सेंटेंस वर्ड इस टाइप की चीजें लिख सकते हो। आप अगर नंबर भी इनपुट करा रहे हो तो उसके लिए टेक्स्ट ही है। अब समस्या ये है कि जो मेरा एल है वो तो डबल टाइप का है, बी भी मेरा डबल टाइप का है। तो मैं रीड लाइन मेथड के थ्रू जो टेक्स्ट इनपुट करा रहा हूँ उस टेक्स्ट को डबल टाइप के वेरिएबल में कैसे स्टोर करे हो, तो उसको टाइप मैच नहीं हो रहे, टाइप मिसमैच हो रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको मेथड एक ही मिलता है रीड लाइन, और डेटा जो इनपुट होता है वो टेक्स्ट टाइप का ही हो रहा है। तो अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे भैया मुझे क्या चाहिए, मुझे इस डेटा को कन्वर्ट करना पड़ेगा एक टाइप से दूसरे टाइप में। जो टेक्स्ट है उस टेक्स्ट को कन्वर्ट करने का मुझे डबल टाइप में, जिससे कि डबल में कन्वर्ट होके वो एल के अंदर उसको स्टोर करा पाए। तो इसके लिए कुछ और क्लासेस बनी हुई हैं जिनको हम बोलते हैं रैपर क्लासेस। ये भी प्री डिफाइंड है, लाइब्रेरी के अंदर ही बनी हुई है। आपको सिंपली क्या करना है, आप यहाँ लिखोगे डबल टाइप है तो डबल डॉट पार्स डबल, ठीक है। ध्यान रखना है डी कैपिटल है डबल के ऊपर, जब हम वेरिएबल बनाते हैं तो डी स्मॉल था। ये रैपर क्लास है, क्लास का नाम कैपिटल ही होता है हमेशा, ध्यान रखना है इस बात को। ऐसे यहाँ है डबल डॉट पार्स डबल ब्रैकेट, और ये रैपर क्लास है, ये क्या करेगी, ये उसे कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। सेव कर दिया। अब मैं इसको फिर से रन कराता हूँ, अब देखते हैं कोई एरर है। तो अब यहाँ पर कोई एरर नहीं है, अब ये ठीक है। अब इसके बाद इसको रन कराते हैं। तो रन किया, अब देखो मैसेज दे रहा है एंटर लेंथ एंड विड्थ। मैंने लेंथ दे दी, विड्थ दे दी, इसने रिजल्ट दिखा दिया। अब समस्या खत्म हो गई, अब हम यूजर से डेटा इनपुट करवा सकते हैं। समीर आप बताओ क्या कह रहे थे। यही सर, उसमें थोड़ा इजी है, यूटिल वाले में, इसमें थोड़ा सा लेंदी है। समझ गया? समझ गया, चलो। तो ये हमारा क्या है, बफर रीडर। और इस बफर रीडर क्लास के अंदर हमें फंक्शन मेथड मिला रीड लाइन। और ये जो बफर रीडर क्लास है ये हमें किस पैकेज में मिली, आईओ पैकेज के अंदर, इनपुट आउटपुट पैकेज के अंदर। तो सबसे पहले आप पैकेज को इंपोर्ट कराओगे, फिर अपने मेन बना दिया, बफर रीडर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाओगे, उसके बाद वैल्यू इनपुट करा सकते हो। ये ऑब्जेक्ट आप कहीं भी क्रिएट कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि वेरिएबल बनाने के बाद ही करना है। भाई मैं यहाँ बनाऊंगा तब भी चलेगा, क्योंकि मैं इस बी आर को यूज कहाँ कर रहा हूँ,
इस लाइन पे यूज कर रहा हूँ, तो इससे पहले बस होना चाहिए। अगर मैं इसको उठा के सबसे पहले रख दूं, यहाँ रख दूं, तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जिधर यूज कर रहे हो उससे पहले बफर रीडर का ऑब्जेक्ट बना हुआ होना चाहिए, बस ये याद रखना। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, इसलिए बताया मैंने, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वेरिएबल डिक्लेरेशन के बाद ही लिखना है या पहले ही लिखना है। आप यूज कहाँ कर रहे हो? मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, इस लाइन पे मुझे बी आर डॉट रीड लाइन यूज करना है, इससे पहले मेरा बी आर ऑब्जेक्ट होना चाहिए। आप चाहे इस लाइन पे यहाँ बना दो, इसके बाद बना दो, इसके बाद बना दो, बस इससे पहले मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए। तो इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बोलो, समझ गए या नहीं समझ गए? समझ गए सर। समझ गए? बाकी के करण, प्रंकुर, दिनेश समझ गया? यस सर। हाँ भैया। ठीक है, तो ये प्रोग्राम जो है बन तो गया ही है। इस प्रोग्राम को तो मैं अभी भेज भी दूंगा मैं, जिससे इसको आराम से देख पाओगे। बाकी ये वीडियो भी आज फिर अपलोड कर दूंगा, इससे देख के समझ पाओगे बेटा आराम से। कोई भी चीज अगर समझ में नहीं आ रही है तो वीडियो को बार बार देख लेना। एक बार ये समझ, स्टार्टिंग एक बार समझ में आ जाएगी, उसके बाद फिर दिक्कत नहीं आती, फिर उसके बाद तो तुम लोग आराम से करते जाओगे। ठीक है, बस आज रिकॉर्डिंग और कर रहे हैं, कल से रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, कल से अपनी क्लास सीधे सीधे लेके चलेंगे। आज जो लोग और सो रहे हैं, हमारा प्रशांत सो रहा है, उसके लिए एक और हो जाएगा, एक बार और देख लेगा, देखेंगे। तो अब देखो, ये तो हो गया बफर रीडर। अब इसी में देखो, आप लोग जैसे चाहो यूज कर सकते हो। बफर रीडर है, बफर रीडर से वैल्यूज को इनपुट करा सकते हो। ये इसी टाइप से आजकल अगर आप कोई बुक वुक उठाओगे या कहीं देखोगे तो इनपुट आउटपुट पैकेज की जगह पे क्या मिलता है? यूटिल पैकेज। एक पैकेज है यूटिल, हम यूटिल से बना सकते हैं इसी प्रोग्राम को। तो एक काम करते हैं, इसको मैं पहले कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने अभी बात नहीं की है थ्रोज आईओ एक्सेप्शन की, ये बिल्कुल नहीं समझाया किसी को भी ये सब क्या होता है। तो ये जो थ्रोज आईओ एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन हैंडलिंग हम पढ़ेंगे तब समझेंगे इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो ये अभी के लिए मैंने छोड़ दिया है, अभी आप ऐसे ही लिखना है इस चीज को। चलो, ये फाइल तो हमारी बन गई, इसको सेव ही कर देंगे। ये सेव कर दी है, एक नई फाइल बनाते हैं और इस फाइल के अंदर उसी कोड को मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। अब इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा। यहाँ आते हैं हम, यूटिल, देखो मैंने चेंज किया कर दिया, इनपुट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक। इस बार मैं यूटिल पैकेज को यूज कर रहा हूँ, यूटिलिटी पैकेज है ये जो यूटिल पैकेज है इसके अंदर भी हमें क्या मिलता है? सेम वही क्लासेस मिल रही है। तो यहाँ जब आओगे तो यहाँ पे आपको एक क्लास मिलेगी, स्कैनर क्लास, और इधर आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ती। आजकल स्कैनर ज़्यादा यूज होता है, बफर रीडर कम यूज होता है, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए दोनों के बारे में। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ऑब्जेक्ट तो बनाना ही है यहाँ भी। तो यहाँ स्कैनर एस सी इक्वल्स टू न्यू स्कैनर ब्रैकेट सिस्टम डॉट इन, बस यहाँ इतना ही लिखना है आपको। इधर आओगे, यहाँ हमने क्या किया था, डबल में वैल्यू को कन्वर्ट किया। अगर इंटीजर होते तो इंटीजर डॉट पार्सेंट करके इंटीजर में कन्वर्ट करते, लेकिन जब हम यूटिल क्लास को यूटिल पैकेज को यूज करते हैं और स्कैनर क्लास को यूज कर रहे हैं, तो इसके अंदर आपको पहले से कई सारे फंक्शन दिए हुए हैं। जैसे उधर क्या था, एक ही फंक्शन बनाया रीड लाइन, आप रीड लाइन फंक्शन को यूज कर रहे हो। इसी टाइप से यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको मिलता है एस सी डॉट नेक्स्ट डबल, ऐसे ही एस सी डॉट नेक्स्ट इंट यूज कर लोगे तो नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट डबल, नेक्स्ट फ्लोट, इस टाइप के फंक्शन मिल जाते हैं यहाँ पे। तो ये सबके लिए अलग अलग फंक्शन, अलग अलग मेथड बना दिए हैं, तो आप उन मेथड्स को डायरेक्ट यूज कर लेते हो। ठीक है, यहाँ देते हैं एस सी डॉट नेक्स्ट डबल, बस हो गया। अब इसको रन कराते हैं तो इस क्लास का नाम वो रिप्लेस हो जाएगा, एरिया आर दे दिया मैंने, बी में ब्रैकेट रह गया भैया। एरिया आर डॉट जावा, ब्रैकेट रह गया, लगा देंगे भाई, डबल के बाद वाला ब्रैकेट रह गया, ये कर दिया। उसके बाद हम उसको रन करा देते हैं। तो जावा सी एरिया आर डॉट जावा, और इसी टाइप से जावा एरिया करोगे आप, ये रिजल्ट मिल रहा है आपको। यहाँ हमने 10 कर दिया, इधर 20 कर दिया, एंटर कर दिया, तो ये रिजल्ट आ गया। तो आप चाहो तो स्कैनर यूज कर सकते हो, आप चाहो तो बफर रीडर यूज कर सकते हो। स्कैनर थोड़ा कम लिखना पड़ता है, अब स्कैनर को यूज कर लेना वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बार बार ये
इंटीजर डॉट पार्स इंट या डबल डॉट पार्स डबल या रैपर क्लासेस आपको यूज नहीं करनी पड़ेंगी। जिस चीज के लिए आपको यूज करना है उसका फंक्शन यहाँ मिल जाएगा आपको, नेक्स्ट डबल नेक्स्ट इंट इस टाइप से। ठीक है, समझ गए इस बात को? सर इन दोनों में डिफरेंस क्या था, आईओ में यूटिल में? कुछ नहीं, तो अलग अलग फंक्शन और वो दिए हुए हैं, डिफरेंस कुछ नहीं है, जैसा यूज कर लो। वो इनपुट स्ट्रीम रीडर को यूज करता है, इसमें ये थोड़ा ज्यादा, इसमें मतलब शॉर्ट में लिखना पड़ता है, रैपर क्लासेस वगैरह की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मेथड्स पहले से अलग अलग सबके लिए बनाए हुए हैं, आपको जो मेथड यूज करना है, जिस टाइप का डाटा लेना है, उस मेथड को यूज करके आप अपना काम खत्म कर सकते हो, और चीजों की जरूरत आपको नहीं पड़ती है। और इसके अलावा ऐसा कुछ विशेष डिफरेंस नहीं है। तो हमारे लिए काम करना है इसमें ज्यादा आसान है, यूटिल में कम लिखना पड़ेगा। तो हम यूटिल को यूज करते हैं, आजकल सब यूटिल से ही मिलेगा। आजकल कोई बुक भी उठाओगे तो उस बुक के अंदर भी प्रोग्राम जो बने मिलेंगे स्कैनर से ही बने हुए मिलेंगे आप लोगों को। तो ज्यादा अच्छा है कि आप इसी को यूज कर लो। ठीक है जी, तो ये दो चीजें आप यस समझ सर। गए। ये दो चीजें आप समझ गए कि भाई वैल्यू इनपुट कैसे करानी है। हम यूटिल से इनपुट करा सकते हैं, यूटिल पैकेज को यूज करके स्कैनर क्लास से, या फिर बफर रीडर क्लास को यूज करके हम वैल्यूज को इनपुट करा सकते हैं। तो इसमें तो अब कोई दिक्कत कोई समस्या होगी नहीं आप लोगों को भाई। ठीक है, तो अब हम इतना तो समझ गए कि जो छोटे छोटे प्रोग्राम थे सी के, उन्हें जावा में कन्वर्ट करना है, तो कैसे हम उसको प्रोग्राम को बना सकते हैं, किस टाइप से हम प्रोग्राम को बना सकते हैं। नोटपैड में मैंने ये चीजें बता दी हैं आपको। अब इसको तो मैं करता हूँ क्लोज। ठीक है, इसे भी क्लोज करता हूँ। अब आते हैं हम जरा आईडी पे। तो आप लोगों को एक आईडी डाउनलोड कर लेनी है। ये आईडी है इंटेलीजे। ठीक है, इंटेलीजे को डाउनलोड कर लेना। यहाँ आते हैं, गूगल पे ही सर्च करवा देता हूँ, थोड़ा बड़ा है तो इंटेलीजे सर्च करना, ये डाउनलोड ऑप्शन मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है भाई, यहाँ पे दो हैं, ये विंडोज के लिए वर्जन है तो इसे डाउनलोड कर सकते हो। ये अल्टीमेट एडिशन है इसका, और इसी टाइप से ये जो आप देख रहे हो ये कम्युनिटी एडिशन है। तो कम्युनिटी एडिशन इसका फ्री होता है, और ये एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट के लिए होता है, वेब और एंटरप्राइजेस के लिए। तो हमें इससे कुछ नहीं करना अभी, और ये वैसे भी 30 दिन का फ्री है, 30 दिन के बाद ये बंद हो जाएगा। तो इसलिए आप इसे यूज ना करके कम्युनिटी एडिशन को डाउनलोड कर देना। कम्युनिटी एडिशन फ्री है तो इसको डाउनलोड करना, और डाउनलोड करने के बाद अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर देना। नॉर्मल इंस्टॉलेशन होती है, तो इसे यहीं से डाउनलोड कर लेना। जब इसे डाउनलोड कर लोगे, इंस्टॉल कर लोगे, तो आपकी स्क्रीन पे आइकन तो बन ही जाएगा इंटेलीजे का। इसे स्टार्ट करते हैं, इंटेलीजे से काम करना समझते हैं, इंटेलीजे में किस टाइप से काम करोगे। इसके बाद आपकी इच्छा है नोटपैड में करो, इंटेलीजे में करो। नोटपैड सिर्फ इसलिए बताया जिससे कि आपको पता लग जाए कि जावा सी और जावा ये सब क्या होता है, किस टाइप से कमांड लगानी है, कैसे इसको रन कराना है, तो वो तरीका भी आपको मालूम होना चाहिए। और वहाँ पे क्या है, स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, ब्रैकेट्स, इन सब का आपको खुद से ध्यान रखना पड़ेगा, कोई बताएगा नहीं। लेकिन जब आप इंटेलीजे वगैरह में काम करते हो तो काफ़ी सारी हिंट ये खुद ही दे देता है आप लोगों को। तो इंटेलीजे स्टार्ट हो रहा है, इसको स्टार्ट होने देते हैं, और उसके बाद एक प्रोग्राम इसमें बना के दिखते हैं। ठीक है, जब तक ये स्टार्ट हो रहा है अब लोग रिकनेक्ट